यार वो एक कमांड होती है दिस पीसी और वो आ रहा होता है इस पे। चलो भाई करो शुरू। हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़े थे, अब मैं आपको क्या बताऊं हम क्या क्या पढ़े थे, तो बताते हुए भी शर्म सी आती है। पेज 416 साइड पे होकर शर्मा लूं थोड़ी देर। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, the entity can identify each party's rights, the entity can identify the payment terms, and the contract has a commercial substance, और it is probable कि पैसे आएंगे। फिर जितने पैसे आएंगे उसी के बारे में आप जो है वो उम्मीदवार ठहरेंगे। अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट में 5 बातों में से कोई एक बात ना पाई जा रही हो और 3 बातें पाई जाएं, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत है। नंबर 1, बोलें सेलर चीज बेच दे, बायर पैसे दे दे और पैसे नॉन रिफंडेबल हों। ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से कोई एक शर्त पूरी ना भी हो रही हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इसकी मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। आप गए डॉक्टर साहब से, आपने कहा डॉक्टर साहब मैंने ना जरा अपना ऑपरेशन करवाना है, तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या जी? नाखून कटवाना है। डॉक्टर साहब ने कहा वो तो तुम नेल कटर से भी काट लेते। नहीं सर आप काटें तो और बात है। चलें जी ऑपरेशन थिएटर में आ जाएं भाईजान। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कुछ मसले थे, पार्टीज के राइट्स नहीं पता थे, किस वक्त काटना है, कितने पैसे देने हैं, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में ना मसला निकला है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, नाखून आपका कट चुका था, पैसे आपने दे दिए थे और अब पैसे आप वापस नहीं मांग सकते, नॉन रिफंडेबल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी एक शर्त में अभी तक मसला है। स्टैंडर्ड कहता है फिर भी डॉक्टर साहब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। क्यों? क्योंकि आप 5 बातें नहीं देखनी, अब क्या बातें देखनी है? तो 5 में से कोई चीज कमी पाई जा रही हो तो 3 बातें पूरी हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। If contract does not meet these criteria, revenue is recorded only when either of the following events occur. दूसरा मैंने अभी नहीं पढ़ाया था, मैं आज पढ़ाऊंगा। Entity has no obligation to transfer goods or services. डॉक्टर की जिम्मेदारी सर्विस देने की खत्म हो गई है, उसने काट दिया नाखून। टू द कस्टमर, कस्टमर को उसने सर्विस दे दी है। ऑल ऑफ द मनी प्रॉमिस्ड बाय कस्टमर हैज बीन रिसीव्ड, कस्टमर ने पैसे भी दे दिए हैं एंड द मनी इज, तो अब 3 शराइत अगर पूरी पाई जा रही हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अगली बात, ऐसा भी कभी हो सकता है, एक और सिनेरियो अब आपको बताने लगा, ऐसा भी कभी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। वो क्या सिनेरियो है? आपने अभी इस सेशन की प्री इनरोलमेंट करवाई है, यानी कि जो अगला सेशन आना है उसकी प्री इनरोलमेंट करवाई है। आपने प्री इनरोलमेंट में पूरी फीस दी है या अधूरी फीस दी है? अधूरी फीस दी है। अगर फीस 22,000 है तो आपने 7,000 रुपया फीस दे दी है। ये आपने फीस जमा करवाई है पूरी या अधूरी? आपने अधूरी फीस जमा, कॉलेज के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें 5 बातों में कोई एक बात मिसिंग है, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट में मसला है। आपने जमा करवा दी फीस, फीस है नॉन रिफंडेबल 7,000 रुपए, और आप दोनों ने बैठ के, पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया। क्यों? नहीं मैंने नहीं पढ़ना, कॉलेज वालों ने कहा भाई फीस तो 7,000 नॉन रिफंडेबल है, वो नहीं वापस मिलेगी, और आप दोनों ने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया।
टर्मिनेट क्यों करेंगे? ऑब्वियसली आप इसलिए करेंगे कि आपको पता है 7,000 तो आपका डूब गया, लेकिन बाकी 22,000 तो आप नहीं देना चाहते ना, 22 माइनस 7 बाकी बाकी से तो बच जाएंगे। आपको भी कस्टमर क्या फायदा होगा? आपने किसी और टीचर से पढ़ना है, अब आपने अपना डिसीजन बदल लिया, तो अब आपने अगर किसी और टीचर से जाके पढ़ना है तो आप जाके पढ़ें। 7,000 इधर आपका डूब गया और आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने आए हैं? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट आप करा लेते तो शायद आपको फायदा होता, इसलिए कि आपने माइंड ही अपना बदल लिया, आपको इस एंटिटी की सर्विस चाहिए ही नहीं। तो अगर कभी एंटिटी सर्विस ना दे, पिछले में तो 3 बातें थी ना, एंटिटी सर्विस दे, हम पैसे दें और पैसे क्या हो, अगर कभी एंटिटी सर्विस ना दे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए और पैसे नॉन रिफंडेबल हो, फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। इसकी मिसालें सुनते जाए। आपने कहा जी मैंने 2 लाख रुपए का बेड खरीदना है, अब दुकानदार ने कहा किस लिए? आपने कहा मेरी शादी है, खाना आबादी है। उसने कहा अच्छा चलें भाईजान आ जाएं, आपको मैं लिटा के देखते हैं। लेटें भाईजान, चेक करें पाँव इसके, भाईजान थोड़े से पाँव बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर होगा, आपके थोड़े पाँव बाहर निकल रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर होगा। मैंने भी स्पेशल बेड, अच्छा तो स्पेशल ऑर्डर होगा आपके लिए। तो अब जो स्पेशल ऑर्डर होगा उसके लिए उसने कहा 2 लाख का बेड बनेगा, 10,000 आप एडवांस दे दें। आपका थोड़े देर से बाद शादी करने का प्लान चेंज हो गया, आपने कहा इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद कराऊंगा। आप उसके पास गए, कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में किसी एक शर्त में मसला था, कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी एक शर्त में मसला था, आप उसके पास गए, उदासी सी हो रही है, मुझे लग रहा है आप कुछ दिन बाद जा रहे हैं आप लोग चलें वापस आ जाएंगे। अच्छा कोई नहीं, आप लोगों को नए टीचर मिल जाएंगे, हमें नए बच्चे मिल जाएंगे, जिंदगी चलती रहेगी। अच्छा अब क्या होगा, अब आप हजरात जो है वो जाएंगे दुकानदार के पास, और दुकानदार के पास जाकर आप उसे कहेंगे भाईजान मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में मसला था। दुकानदार ने कहा वो 10,000 नॉन रिफंडेबल है, आपने पैसे दे दिए, आमतौर पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ना सिर्फ एडवांस दिया होता है, आपने पैसे दे दिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और पैसे क्या आए, अब भी रेवेन्यू बुक कर ले कौन? दुकानदार। बाय, क्योंकि हाँ पैसे क्या आए, तो अब एंटिटी क्या कर ले, रेवेन्यू रिकॉर्ड। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी एक शर्त में मसला था, आपने लॉयर को हायर किया, लॉयर को कहा 1 लाख रुपया पकड़ो मेरा केस लड़ना है, लॉयर ने कहा 10 लाख टोटल है, लाख अभी दे दो। चंद दिनों बाद आप गए, आपने कहा मैं केस कैंसिल करा रहा हूं, कोई नहीं मेरा मुकमुका हो गया पार्टी से, लॉयर ने कहा लाख रुपए आपका डूब गया है, ये लॉयर की लाख रुपए इनकम है। अगर आपने पैसे दे दिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए और ये पैसे क्या है, तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां आप दुकानदार को एडवांस पे करके आ जाते हैं और बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से शायद किसी एक शर्त में मसला था, लेकिन उसके बावजूद दुकानदार क्या बुक कर लेता है। तो बताएं वो 2 सिनेरियोज इंडिपेंडेंट जहां पर सेलर को रेवेन्यू बुक करने का राइट हासिल है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से कोई 1, 2, 3 शर्त पूरी ना भी हो रही हो। एक सिनेरियो यह बन सकता है कि होंडा ने गाड़ी बेच दी, सरासिफ ने पैसे दे दिए और पैसे नॉन रिफंडेबल हैं। अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में मसला है, स्टिल होंडा वाले रेवेन्यू बुक कर लें। दूसरी सिनेरियो, आपने प्री रजिस्ट्रेशन जमा करवा दी, पैसे नॉन रिफंडेबल हैं और कॉलेज वालों ने जो है वो आपको कह दिया पैसे नॉन रिफंडेबल हैं और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया आप लोगों का, तो भी कॉलेज वालों के लिए ये एडवांस इनकम बन जाएगा। वाई? क्योंकि अब पैसे नॉन रिफंडेबल हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। पांचों शराइत पूरी हो रही हैं तो फिर तो ये कंडीशंस देखना भी जरूरी नहीं है। ये आज मैं ना अपलोड कर दूंगा ये स्लाइड्स। When contract conditions not meet but still revenue is recorded. Scenario 1, एंटिटी ने चीजें बेच दी हैं, कस्टमर ने पैसे दे दिए और पैसे क्या हैं, तीनों वालों का जवाब यस, रिकॉर्ड रेवेन्यू। सिनेरियो 2, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसल। मैं वैसे सोच रहा था कल घर में इन दोनों को भी अलग अलग लिख देना चाहिए था। कंसिडरेशन रिसीव हो गई है और पैसे क्या हैं, नॉन रिफंडेबल, तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट में स्टिल 5 मसले हैं,
In both above scenarios, if answer to any of the point is no, then record liability on cash receipt. फिर कैश जो रिसीव होगा वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा, फिर वो रेवेन्यू नहीं होगा। मिसाल सुने, आपने 7,000 रुपए दे दिए 22,000 में से, पैसे नॉन रिफंडेबल हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ और आप कहते हैं इंशाल्लाह मैं आके सर्विस लूंगा, मैं आप ही से पढ़ूंगा। ये पैसे कॉलेज वाले इनकम में नहीं डाल सकते, ये कॉलेज वालों के ऊपर लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस है, ये लाइबिलिटी में नजर आते रहेंगे। पैसों का नॉन रिफंडेबल होना उनको रेवेन्यू नहीं बनाता। नॉन रिफंडेबल पैसे सिर्फ दो सूरत में रेवेन्यू में जाते हैं। एज अ जनरल रूल, पैसों का नॉन रिफंडेबल होना उनको रेवेन्यू नहीं बनाता। ये नहीं कि नॉन रिफंडेबल पैसे आ गए तो रेवेन्यू बुक कर लें, नॉन रिफंडेबल पैसे भी लायबिलिटी होते हैं। मैं 3 मिसालें दोबारा देने लगा हूं। सर आसिफ ने पूरे पैसे दे दिए। इन तीनों एग्जांपल्स के पीछे मेरा अजम्पशन है कि कॉन्ट्रैक्ट शराइत में से एक शर्त में मसला है। सर आसिफ ने पैसे दे दिए, आगे बोलें, होंडा ने गाड़ी बेच दी और पैसे, 3 शर्तें पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट की 5 शर्तों में मसला भी है तो होंडा रेवेन्यू बुक, बिकॉज कार डिलीवर हो गई है। दूसरी बात, आपने पैसे दे दिए कॉलेज को 7,000, गाड़ी को छोड़े ना, कॉलेज की गाड़ी ज्यादा हो गई है। आपने पैसे दे दिए कॉलेज को, पैसे नॉन रिफंडेबल हैं और कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कैंसिल हो गया, आपने कहा मुझे आपकी सर्विस नहीं चाहिए। 3 शर्तें पूरी हो गई, इस नॉन रिफंडेबल अमाउंट को किस में डाल दें? रेवेन्यू में। आपने कॉलेज को पैसे दे दिए, कॉलेज ने कहा ये पैसे नॉन रिफंडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ, तो कॉलेज वाले इसको लाइबिलिटी में रखें, लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस। आपने पैसे दे दिए, फर्नीचर वाले ने फर्नीचर डिलीवर नहीं किया, अभी एडवांस 10,000 रुपया फर्नीचर वाले के पास पड़ा हुआ है, ये पैसे नॉन रिफंडेबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, आपने कहा इंशाल्लाह जब फर्नीचर तैयार हो मुझे बुला लेना, ये रेवेन्यू नहीं होगा, हालांकि नॉन रिफंडेबल है। क्यों नहीं रेवेन्यू होगा? सारी शराइत पूरी होनी जरूरी है। कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही? टर्मिनेट नहीं होगा। प्लीज बड़ा बड़ा लिखें, नॉन रिफंडेबल अमाउंट लाइबिलिटी होती है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट लाइबिलिटी होती है, अनलेस कि इन दोनों में से कोई चीज हो जाए, वरना नॉन रिफंडेबल अमाउंट तो लाइबिलिटी होती है ना। नॉन रिफंडेबल एडवांस वगैरह, नॉन रिफंडेबल एडवांस वगैरह लाइबिलिटी होती है, अनलेस के ये किस पेज पे आप लिख रहे हैं? अनलेस के इन दोनों में से कोई एक बात हो जाए, रहने दो। कल कौन सा पैरा पढ़ा था स्टैंडर्ड का? साथ साथ हाईलाइट करते हैं घर जाके। पैरा नंबर 9 जो मैं हाईलाइट करवाऊं वो साथ साथ करते जाएं। पैरा नंबर 9, या एक तरीका ये हो सकता है कि चैप्टर के पहले सफ़े पे आप पैरा नंबर लिखते रहें, 9, 15, जिस तरह भी आपका दिल करे। वैसे तो वो एक किताब है हमारा, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ अगर हाईलाइट करते हैं डेली तो अच्छा हो जाएगा। पैरा नंबर 9, वो सारे वॉल्यूम 1 में है। अच्छा, मुझे याद कराना, मैं अपलोड कर दूंगा फिर वो। अच्छा, अब दूसरा पैरा 15, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट दिस रेवेन्यू इज स्टिल लिख लें, रेवेन्यू स्टिल रिकॉर्डेड ओनली व्हेन ईदर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज अकर्ड। कौन सा इवेंट अकर हुआ है? हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है चीजें देने की, यानी चीजें दे दी हैं, होंडा पैसे आ गए हैं और पैसे क्या हैं? होंडा रेवेन्यू बुक कर ले। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, पैसे कस्टमर से आ गए हैं और पैसे क्या हैं? An entity shall record the consideration received from customer as a, ये जो मैंने उर्दू में आपको लिखवाया आपने लाइबिलिटी में रखना है, until one of the
और अनटिल क्राइटेरिया आर सब्सिक्वेंटली मेट, या बाद में अगर क्राइटेरिया ही पूरा हो जाए फिर तो रेवेन्यू वैसे ही बुक कर लें। अगर क्राइटेरिया बाद में पूरा हो जाए फिर तो मसला ही नहीं, फिर तो रेवेन्यू वैसे ही बुक कर लें। हाँ दोबारा पढ़ें। एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर एज अ, कॉलेज वालों को जो आपसे 7,000 आए हैं, कॉलेज वाले उसे किस में शो करें? लाइबिलिटी में। अनटिल वन ऑफ द अबव इवेंट्स अकर, अनलेस के दोनों में से ऊपर वाली कोई चीज हो जाए। अगर आप टर्मिनेट करा दें तो कॉलेज वाले उसको किस में ले जाएं? रेवेन्यू में। या अनलेस के क्राइटेरिया ही मीट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का, फिर तो अल्लाह का शुक्र है, फिर वैसे ही रेवेन्यू बुक करें। इन ईदर केस द लाइबिलिटी शैल बी मेजर्ड एट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द, लाइबिलिटी हमेशा उतनी हो सकती है जितने पैसे आए हैं। उर्दू में लिख लें, लाइबिलिटी हमेशा उतनी हो सकती है जितने पैसे आए हैं, उससे ज्यादा तो लाइबिलिटी नहीं हो सकती ना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर में मैक्सिमम कितनी अमाउंट जा सकती है? जितना पैसा आया। लाइबिलिटी हमेशा उतनी हो सकती है जितने पैसे आए हैं। लाइबिलिटी, दूसरी लाइन का मतलब लिखा रहा हूं, लाइबिलिटी हमेशा उतनी हो सकती है जितने पैसे आए हैं। जी फिर अगले, हाँ अनलेस के ऊपर वाली दो बातें हो जाए वो तो फिर रेवेन्यू। एंटिटी होंडा मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सरासिफ इन विच राइट ऑफ पार्टीज वर नॉट क्लियर। राइट ऑफ पार्टीज वर नॉट क्लियर का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में मसला है या कॉन्ट्रैक्ट अच्छा वाला है? मसला है। कैश वाज रिसीव्ड ऑन, सॉरी होंडा डिलीवर्ड गुड्स ऑन 5 मार्च, होंडा ने चीजें डिलीवर कर दी, सरासिफ ने कैश दे दिया और पैसे नॉन रिफंडेबल हैं। कब रेवेन्यू बुक करें? मेरे ख्याल से तीनों शराइत 18 मार्च को जाके पूरी हुई हैं। एक शर्त 5 मार्च को पूरी हो गई थी और बाकी दूसरी शर्त जाके 18 मार्च को पूरी हुई, तो 18 मार्च का वेट करें। रेवेन्यू कब बुक करें? 18 मार्च को। डन। इन तीनों का पुराना लाजमी है। देने वाला चीजें बेच दे, मिलने वाले के पास पैसे आ जाएं, और पैसे क्या हो? फुटबॉल ट्रेडर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर टिंकू इन विच राइट्स ऑफ पार्टीज वर 10% refundable advance, that is non-refundable advance, that is rupees 500 is received by entity on 2nd January. The contract is terminated on, उसने कहा मुझे फुटबॉल नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, तो रेवेन्यू किस दिन बुक कर लें? क्योंकि 3 शराइत पूरी हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज, और जो पैसे रिसीव हुए हैं कस्टमर से वो डेट इज, पैसे भी आ गए और वो क्या है, इसलिए रेवेन्यू बुक कर लें। चलेंगे हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन में, आखिरी कॉन्सेप्ट 2 जनवरी को 10% रिफंडेबल एडवांस रिसीव। 2 जनवरी को तो सारी शराइत पूरी नहीं हुई ना। हाँ 2 जनवरी को ये एंट्री कर लो, कैश डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, और 3 जनवरी को वेल डन। आपका अच्छा सवाल था। जी कोई भी हो सकता है, टर्मिनेट जो मर्जी करते हैं। जब 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो रेवेन्यू बुक कर लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में कोई मसला भी है, आप कॉलेज को पैसे दे दें एडवांस, पैसे नॉन रिफंडेबल हों, और आप आके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। अब आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 22 जुलाई को आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली, कॉलेज वालों को आपने 7,000 दे दिया, कॉलेज वालों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, कॉलेज वाले एंट्री करेंगे कैश डेबिट, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस क्रेडिट। 2 दिन बाद आए, आपने कहा मैंने नहीं पढ़ना, प्री रजिस्ट्रेशन की रसीद आपने फाड़ के फेंक दी, कॉलेज वालों ने कहा बस ठीक है फाड़ के फेंको, जो मर्जी करो, तुम्हारा 7,000 हमारे पास है। लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। क्या चीज? अगर कॉलेज की हमने नहीं पढ़ाना फिर तो ये नॉन रिफंडेबल तो शायद तब होता जब वो, फिर इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की शिकें देखी जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर कोर्ट में शायद बात चली जाए। बहरहाल ही नहीं केस, अगर फिर पैसे वापस करने पड़े तो लाइबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें। ओके
अगर कॉन्ट्रैक्ट में 5 शराइत पाई जाएं तो आपने रेवेन्यू बुक नहीं करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक अजीब सी बात लिखी हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक, सर आसिफ आप कहां से आ रहे हैं? जी मैं होंडा से बाहर निकला हूं। सर आसिफ क्या हुआ है? जी उन्होंने गाड़ी बेची है मुझे। कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता दोनों पार्टीज का जब मर्जी दिल चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट में 5 शराइत पाई जा रही हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को ये सिर्फ वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा जो होली अनपरफॉर्म्ड हो। होली अनपरफॉर्म्ड, होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ना आपने पैसे दिए, ना डॉक्टर ने नाखून काटा है। होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ना सर आसिफ ने पैसे दिए, ना होंडा ने। इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। रेवेन्यू बुक करना तो दूर की बात छोड़ें, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हो। ये मैंने आप ज्यादा अच्छा लफ्ज बोला है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना तो दूर की बात, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कब कब? जब कॉन्ट्रैक्ट में 5 शराइत पाई जा रही हो, लेकिन एक छठी क्लॉज डली हो कॉन्ट्रैक्ट में। क्या? बोथ पार्टीज कैन कैंसल द होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज, पापड़ वाले ने पापड़ बेचे नहीं, आपने पैसे दिए नहीं, लेकिन 5 शराइत पूरी हो गई हैं। फला दिन आ जाना, फला दिन पापड़ होंगे, ये होगा, तुम बेचोगे, इतने पैसे मिलेंगे, किस्तें बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सारा तय हो गया। 5 शराइत पूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट की, 5 शराइत पूरी हैं। कल इंशाल्लाह मेरी मंगनी है, तुम आ जाना, पापड़ मुझे बेचना, अप्रूव कर दें कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट, मुझे पापड़ मिलेंगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे। पेमेंट टर्म्स ये हैं कि इंशाल्लाह मंगनी से पहले तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा, मंगनी के बाद तुम्हें 20 रुपये दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ कमर्शियल सब्सटेंस, उसकी प्रॉफिट कमाने की नीयत है और उसे उम्मीद है कि आपसे पैसे आ जाने हैं। ये 5 शराइत पाई जानी थी कॉन्ट्रैक्ट में, पापड़ खरीदने का आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और नीचे एक क्लॉज डली, बोथ पार्टीज कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज होली अनपरफॉर्म्ड। जब तक ये अनपरफॉर्म्ड है तो दोनों, जब परफॉर्म हो जाएगा फिर नहीं कैंसिल कर सकते, लेकिन जब तक अनपरफॉर्म्ड है दोनों कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ो और इस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ के फाड़ के फेंक दो। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर IFRS 15 दो, अगरचे इसमें कितनी शराइत पूरी हो रही हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या जिसको कैंसिल करने की राइट अवेलेबल हो। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सिस्ट इफ ईच पार्टी, ये राइट दोनों के पास होना चाहिए, ईच हर एक के पास होना चाहिए। इफ ईच पार्टी यानी बोथ पार्टीज, इफ ईच पार्टी हैज अ इन्फोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेइंग पेनल्टी। और अगर इसमें पेनल्टी आ जाएगी फिर तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाना है, IAS 37 के स्कोप में चला जाएगा, फिर तो मसला बढ़ जाएगा, फिर तो IAS 37 के स्कोप में चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं है, पेनल्टी वगैरह की क्लॉज डली हुई, फिर इसको IFRS 15 में डाल के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दें। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी नजर में। Entity Honda made a contract with Sir Asif in which all of the 5 criteria are met. No cash is received. ये मेरे पास भी है मोबाइल, घर है गया आज। No cash is received yet, अभी तक पैसे नहीं आए। And no products are delivered yet. Means it is wholly a clause is written in the agreement that each party can any time without paying penalty to a contract। अब ये वाला फिक्रा लिखेंगे पेपर में, पैरा नंबर 12 खोल के। A contract does not exist if each party has to terminate a without compensating the, as both parties can terminate this contract, so contract। रेवेन्यू बुक करना तो दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ओवर हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों पार्टीज के पास ही राइट है। अच्छा अब मोहतरम मेरे ख्याल से डिस्कशन क्लोज करते हैं ये वाली, और लेट मी प्रेस द बटन F5। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत हम पढ़े हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करो,
गाड़ी बेचनी है और साथ सर्विसेज देनी है। देखो गाड़ी और सर्विसेज इकट्ठी कितने की बेच रहे हो, एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को दोनों में, और तब रेवेन्यू बुक करो गाड़ी का जब गाड़ी बेची और सर्विसेज का जब। इस स्टेप 1 में आगे 5 बातें हैं, इस स्टेप 1 में आगे 5 बातें हैं। पार्टीज अप्रूव करें, राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में बेनिफिट आना है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की 5 शराइतें। अगर ये 5 शर्तें पूरी ना हो रही हो और उधर से 3 पूरी हो रही हो या इधर से 3 पूरी हो रही हो तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो लायबिलिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी, इधर क्या देख रहा है, ऊपर देख। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी, हमेशा डी ट्रैक होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज। जिंदगी में सबसे बड़ा आपको ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी काम को फोकस करके करना। ये चाहे नमाज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे और कोई काम हो, जब तक आपका फोकस है तब तक उस चीज़ का आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वरना फोकस के बगैर जो काम कर रहे हैं फिर तन मन धन उसी को देना। खाना खा रहे हैं तो तन मन धन फिर उसी पे है मतलब ये नहीं कि उसमें भी माइंड को ज़्यादा इधर घुमाएंगे तो वो एक सिस्टम अंदर चलता है, वो फिर चलेगा नहीं। तो इसलिए जो काम कर रहे हो वो तन मन धन दे के किया करें। अच्छा, अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सिस्ट इफ ईच पार्टी हैज़ द यूनिलैटरल, अपना अपना राइट टू टर्मिनेट द होली अनपरफॉर्म without paying penalty. A contract does not exist. A contract is wholly unperformed if entity has not and entity has not, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, wholly unperformed। ना बेचने वाले ने चीज बेची, पापड़ बेचे, ना खरीदने वाले ने पैसे दिए, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज। ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सिस्ट, चाहे 5 शराइत पूरी भी हो रही। डन, चलेंगे। मुझे भी बता दो, मैंने भी फीस दी है। क्या ना करो, जाने दो, सीए करो आप, सीए। क्यों सीरियस? जोकिंग। पेज नंबर कौन से? क्वेश्चन 10 लेक्चर नोट्स। भाई ब्लैक मार्कर यार पता कराएं। ये सुबह 7:30 बजे मैंने यहाँ रखा था, मुझे अभी जाके मिला है मोबाइल। तो अल्लाह का शुक्र है 4 घंटे सुकून से गुजरे हैं ज़िंदगी के। मुझे भी जमा करा दें आप लोग अपने अपने मोबाइल। लेकिन ऑब्वियसली मैं पेपरों के बाद वापस नहीं कर सकूँगा। अगले सेशन का जो पहला दिन होगा उस दिन आपको वापस करूँगा मैं, ठीक है? इंशाल्लाह कंपनी जिम्मेदारी लेगी, कुछ हुआ तो पैसे देगी आपको, लेकिन जमा करवा दें प्लीज़। ऑन 1 जुलाई 2022 छुट्टियाँ भी बहुत अच्छी गुजरेंगी। आपने कुरान की कोई 1-2 सिपारे याद कर लेना, मुझे पता है, जब मोबाइल नहीं आपके पास होना तो तहज्जुद में लंबी लंबी फिर सूरतें पढ़ा करेंगे आप। ऑन 1 जुलाई 2022, वरना तहज्जुद में कुल वही 10 दफ़ा पढ़े होते हैं लोग।
ऑन यकम जुलाई 2022 फिलिप्स डिलीवर्ड, भाई ब्लैक मार्कर पता करा आज गया बंदा 489। ऑन यकम जुलाई 2022 फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब टू क्रिस्टियन कॉलेज। 200 बल्ब बेचे, ऊपर देखें, वापस आ जाए। द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर यूनिट इज 400। कितने का बेचा एक बल्ब? 400 का। एंड कॉस्ट टू द कॉलेज, सॉरी ये बूंगी है, कॉस्ट टू द फिलिप्स, क्यों गलती से हो गया, एंड कॉस्ट टू फिलिप्स ऑफ ईच यूनिट इज 250। मादरत यार, ये तो गलती ब्लेंडर हो गया किताब में। तो कॉस्ट टू फिलिप्स ऑफ ईच यूनिट इज 250। तो फिलिप्स ने कितने बल्ब बेचे? 200। और इसको अगर हम ऐसे करके ऐसे कर दें, अच्छा, कैश इज इमीडिएटली पेड बाय कॉलेज। एज पर एग्रीमेंट कॉलेज हैज द राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 30 डेज ऑफ सेल टू रिसीव फुल रिफंड। कॉलेज वालों को अगर बल्ब पसंद ना आए तो कितने दिनों में वापस कर देंगे? 30 दिनों में। अच्छा, अब मोहतरम एक कॉन्सेप्ट है इधर, इससे पहले जो सेल और रिटर्न के मैं सवाल करा रहा था ना, उसमें कह रहा था आप सिरे से सेल ही बुक ना करें, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर आपको वो एस्टीमेट दे देना, अंदाज़ा दे दे, अपनी सोच दे दे कि इतने वापस आ जाएंगे, तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आप सेल बुक कर लो। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आप सेल बुक। अभी तक जो फाइनल अकाउंट में हमने 3-4 सवाल कराए ना सेल और रिटर्न में, उसमें कोई ऐसी लाइनें लिखी होती थी कि चीज़ें हमने बेची हैं, शायद इतनी वापस आ जाएंगी, शायद नहीं आएंगी, ऐसी लाइनें लिखी होती थी, इसलिए हम समझते थे शायद सारी वापस आ जाएंगी। लेकिन स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दे दी है भाई, IFRS 15 ने। क्या उन सवालों में नहीं लिखा होता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा था। इन सवालों में हमारा अंदाजा बताया होगा कि फिलिप्स का क्या अंदाजा है, कितने बल्ब वापस आएंगे और कितने बल्ब वो रख लेगा। अब मुझे बताएं मैंने भेजे कितने बल्ब? 200। फिलिप्स हैज सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एस्टिमेटिंग द रिटर्न्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। इनमें से कितनी चीजें वापस आती हैं, हमारा कई सालों का तजुर्बा है। It estimates that 18 units will be returned। इसका अंदाजा क्या है? 200 में से कितने वापस आ जाएंगे? 18 वापस आ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, अच्छा बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है सारे, IFRS 15 में छोटे सवाल है। अब आप मुझे ये बताएं, और मैं बता रहा हूं इस पर चांस है कि 15 नंबर का सवाल इसमें से आ जाने, तो इसलिए इसको लीज की तरह आपने इंपॉर्टेंट देना, ये लीज का भाई है। अच्छा, अब मुझे बताएं सेंट भेजे कितने बल्ब? एक्सलेंट। सोल्ड या सेल में कितने डालूं? एक्सलेंट 182। रिफंड लायबिलिटी किताबों में कितनों की बुक करूं? अगर मैं 200 बेचूं बल्ब और मेरा अंदाजा है कि 18 वापस आ जाने हैं, तो कितने अगले को पसंद आ जाने हैं? ये अंदाजा मैं किस दिन खड़े होके लगाऊंगा? ऑन डिलीवरी, जिस दिन मैं चीजें क्या करूंगा? डिलीवर करूंगा। और एंट्री क्या करूंगा? कैश डेबिट सबका, सेल क्रेडिट, पेएबल टू कस्टमर क्रेडिट, उसे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्या रेवेन्यू को एस्टीमेट करके बुक कर लूं या सारा रेवेन्यू फारग कर दूं? फाइनल अकाउंट के सवालों में अंदाजा नहीं दिया होता था, अगर उधर भी अंदाजा दे दे तो कर लेते हम, इधर अंदाजा दिया हुआ है। हमारा सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है, IFRS 15 अंदाजों के मूव कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता IFRS 15 इस तरफ जा रहा है कि अंदाजे लगाया करो, अकल लगाया करो, उस पर आप रेवेन्यू बुक करो। बिला वजह ये नहीं कहने की जरूरत कि सारे ही वापस आ जाएंगे, लुट मची हुई है, सारे वापस आ जाएंगे। तो ऑन यकम जुलाई फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब टू कॉलेज। द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर यूनिट इज 400 एंड द कॉस्ट टू फिलिप्स ऑफ ईच यूनिट इज 250। 150 रुपए का प्रॉफिट कमाने हर एक के ऊपर। कैश इज पेड इमीडिएटली बाय कॉलेज। लो जी, कैश पूरा का पूरा हमारे पास आ गया है। As per agreement, we have the right to return the product within 30 days of sale to receive full refund. Philips has significant experience in estimating return. It estimates that 18 units will be returned. 30 दिनों बाद इंशाल्लाह 18 वापस आ जाएंगे। फिलहाल स्टैंडिंग ऑन यकम जुलाई 2022, मुझे एंट्री बता दें भाई, ब्लैक मार्कर कोई अच्छा सा लाएं। कैश कितनों का आएगा? पहली एंट्री सेल प्राइस से करें।
कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री कॉस्ट से कर लेंगे जी। 80,000 रुपया मेरे पास कैश आ गया, इसमें से सेल में कितना डालूं? 180 यूनिट वापस आने हैं या 82 यूनिट सॉरी बिक जाने हैं। अगर 182 बिक जाने हैं तो कितने के? 7 to 8 और बाकी को कहां डाल दूं? रिफंड लायबिलिटी, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कर सकते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी इसका एक नाम है, रिफंड लायबिलिटी। कितनी जी? 18 इंटू, चलें जी नोट, सेंट 200, सोल्ड 182, वापस 18। कोशिश करेंगे हमारा ये सफ़र 5 तारीख को ख़त्म हो जाए और उसमें फिर अब ये होगा कि पार्ट बी तो आधे घंटे वाला अब चलता रहेगा, उसमें मैं पास पेपर के इसके सवाल प्रैक्टिस करवा दिया करूँगा। मेन कॉन्सेप्ट्स हम इस क्लास में रखा करेंगे और जो होमवर्क के सवाल देने होंगे वो अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। उसको होमवर्क ही फील कीजिएगा, आप लेक्चर ऑनलाइन वाले फील करें कि वो पूरा एक लेक्चर है। भाई अब होमवर्क समझ लो, जो मर्जी समझ लो, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, ये कम जुलाई 2022 इन्वेंट्री की एंट्रीज करनी है, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है, इन्वेंट्री की एंट्रीज करनी है। भाई जरा जल्दी मंगवा दें। इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अच्छा जी, इन्वेंट्री इन हैंड कम हो गई है, इन्वेंट्री इन हैंड कम हो गई है। इन्वेंट्री कितनी कम हो गई है? 200, जो भेजी वो कम होगी ना, 200 ज़रब 50,000, इन्वेंट्री इन हैंड कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ सेल उसी की बुक किया करनी है जिसकी आपने सेल बुक करनी है, मैच करवाना है। 182 इंटू 45500 और डेबिट क्या करूं? डेबिट क्या करूं? इन्वेंट्री विद कस्टमर, इन्वेंट्री इन हैंड नहीं, इन्वेंट्री विद, इतनी इन्वेंट्री मेरी किसके पास पड़ी हुई है? कस्टमर, वो वापस आ जानी है। 18 वापस आ जाने हैं, बोले 18 जी 4500। बैलेंस ही निकालो यार, मैं तो लॉजिक पे चल रहा हूं, मैं तो बैलेंस ही नहीं निकालूंगा। अच्छा अब मुझे बताएं मेरे हाथों से कितने यूनिट्स निकल के स्लिप हो गए? इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट 50,000, सेल कितनों की बुक हुई? तो कॉस्ट ऑफ सेल भी। आप बता दें जो बाकी इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री मेरी है? हाँ। वापस आ जानी है? हाँ। मेरा एसेट है? हाँ। सेल में डाला है? नहीं, सेल में तो नहीं डाला मैंने, वो ना मैंने सेल में डाला उसको। अब कम से कम अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट तो शो कर दो ना। तो माई इन्वेंट्री लाइन विद इज एन एसेट फॉर मी, ये इंशाल्लाह मुझे वापस आ जाएगी। तो इन्वेंट्री रिसीवेबल डेबिट ना कर दीजिएगा, वो अजीब सा लफ्ज़ खोला, इन्वेंट्री रिसीवेबल डेबिट। हाँ रिसीवेबल ही है, ये कभी ना कभी इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। तो अब जितना कैश आया, जितने यूनिट्स का, उतने यूनिट्स हमारे हाथों से निकला करेंगे, जितनों की सेल बुक होगी उतनों की, और जिनके पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे वो इन्वेंट्री भी मेरे पास वापस आ जाएगी। इन्वेंट्री विद कस्टमर। जी आप पूछें। नहीं डिफेक्टिव तो नहीं होगी, अगले को बस कोई भी वजह बने, हमने अगले को राइट दिया हुआ है, ले आओ। नहीं 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 नहीं, इन्वेंट्री इन हैंड अलग शो करो, इन्वेंट्री विद कस्टमर अलग शो करो। अब हमने जो एस्टीमेट लगाए हो पेपर में वही नंबर आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं? उससे ज्यादा आते हैं। तो इसलिए अब मुझे बताएं कि क्या ये अब हमारा जो अंदाजा है उससे ज्यादा बल्ब वापस आ जाएंगे या उससे काम आएंगे? सवाल बताएगा, सवाल बताएगा। यहां बोंगी नहीं मारनी, पहले तो नहीं, पहले बोंगी नहीं मारी थी।
प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फिलिप्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। चलिए पहले वो नोट कर लें, फोकस करनी है, आसान आसान बातें हैं, फोकस करके नोट करना है। बातें आसान आसान है, जहां भी IFRS 15 में जिसे सुस्ती करेंगे जाके उससे अगले दिन मसला खड़ा होगा। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, सवाल में जब पास पेपर के आएंगे हम सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे होकर भी टेस्ट होते हैं। अच्छा जी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फिलिप्स ऑन यकम जुलाई 22, एक महीने बाद, नहीं सॉरी सेल वाले दिन, और फिर एक महीने बाद एज्यूमिंग के कितने यूनिट्स वापस आ गए? 12। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए है, ये रिक्वायरमेंट नंबर बी। अच्छा जी, अभी मैं रिक्वायरमेंट नंबर ए सॉल्व कर रहा हूं। वापस कितने आए? ये लिख दूं, रिसीव्ड। अच्छा, सेल को एडजस्ट करना पड़ेगा, रिफंड लायबिलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। एक बात सुन लें, जब चीजें वापस आ जाएं तो देयर इज नो लायबिलिटी। तो एक काम आपने करना है पेपर में, एज इट इज इस 18 को नीचे उतार लिया करना है, एज इट इज, इसको हमेशा नीचे उतार लिया करना है, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट किताबों में तब तक ही है जब तक चीजों ने वापस नहीं आना। जब वापस आ गई तो कोई लायबिलिटी शेबिलिटी खत्म। बस एक काम आपने करना है जो हमेशा पेपर में करना है, ये अमाउंट हमेशा इसके बराबर होगी। इस अकाउंट को किताबों से फौरन क्या कर दें? फारिग कर दें। इस अकाउंट की आपको तुक नहीं रही, ये काम पहले कर लेना है। अब मुझे बताएं चीजें वापस कितनी आई? 12। थोड़ा सा सोचिए, आसान सी बात है, मैं कोई काउंटिंग की बात नहीं पूछ रहा। अब आप मुझे बता दें कितनी चीजें वापस आनी थी? 18। कितनी वापस आ गई? देख रहे हैं मैं किस किस फिगर को कंपेयर कर रहा हूं। कितनी वापस आनी थी, कितनी वापस आ गई? 12। ज्यादा वापस आई या कम वापस आई? इसका मतलब है मुझे खुशी होगी या गम होगा? खुशी होगी। तो मुझे ये लग रहा है कि सेल बढ़ा दूं, मुझे ये लग रहा है कि सेल बढ़ा दूं। कितने यूनिट से? कितनी भेजी थी? आराम से, कितनी भेजी थी? कितनी बेची थी? कितनी वापस आनी थी? इस 18 को फारिग किया करें ऐसे फौरन। अच्छा, इसको छोड़ें। कितनी वापस आई? कितनी वापस आनी थी? 18। कितनी वापस आ गई? कितनी नई वापस आई? तो 6 जब नई वापस आई तो मुझे क्या होगी? तो सेल को 6 यूनिट से बढ़ा दें। अब सेल भी हम इंशाल्लाह 6 की रिकॉर्ड करेंगे और 6 की कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करें। डन? पहली एंट्री ट्राई करें, जरा कोशिश करें, हिम्मत करें इंशाल्लाह। रिफाइंड लायबिलिटी रिवर्स करनी है। पहले रिकॉर्ड की थी, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल को छोड़ें, पहली एंट्री तो पहले पूरी करें। तरतीब से चलें, तरतीब से चलें। हाँ, ईयर एंड तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं हुआ सवाल में, ईयर एंड से ताल्लुक नहीं सवाल का। 1 जुलाई को चीजें बेची हैं और 31 जुलाई को वापस आनी है। अच्छा, तसल्ली से, तसल्ली से मैंने सेंट के लिए कौन सा लफ्ज यूज किया था? कैश। सेल के लिए कौन सा लफ्ज यूज किया था? सेल। रिफंड के लिए कौन सा लफ्ज यूज किया था? अब भी। रिसीव्ड बैक के लिए कौन सा लफ्ज यूज होगा? कैश। सेल के लिए सेल, रिफंड के लिए रिफंड। आप बेशक आप उसकी तरतीब से बुक कर लें। मुझे बताएं मुझे कितनी चीजों का कैश वापस करना पड़ेगा? 12 का कैश वापस करना पड़ेगा। अच्छा,
मुझे बताएं मेरी किताबों में कौन सा अकाउंट खत्म हो जाएगा जिसकी कोई अब तुक नहीं है। अब सेल मैंने क्या करनी है, इधर लिखूं या डेबिट पे? सेल कितने से, बस आगे तो फिगर्स डालने हैं। कितनों के पैसे आ गए थे, कितनों के पैसे वापस करने पड़ेंगे? ये रिसीव कैश नहीं है, ये रिसीव क्या है, गुड्स है। जब मुझे चीजें वापस आ गई तो मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे? कैश को क्या करूं, कितने यूनिट्स का, 12 का कैश उसे दे दूं वापस, क्योंकि मैंने सेलर हूं, मैंने पैसे आ गए, मैं वापस कर दूं। और ये चुप करके बस फौरन मार्क्स लेने हैं पेपर में, ये वाले तो रिफंड लाइबिलिटी 18 किताबों से खत्म करें इस अकाउंट को। सेल कितनों की बुक करें और मल्टीप्लाई सारी फिगर्स को किससे करते हैं? सेल प्राइस से, कॉस्ट से? जी ट्राई करें अगली। इधर वही वाला 18 फारिग करने बगैर माइंड लगाए पेपर में। ये इन्वेंट्री विद कस्टमर आप कोई अकाउंट नहीं है, कस्टमर तो चीजें वापस कर गया। इजी मार्क्स लें, इजी मार्क्स पहले लें, इस अकाउंट को किताबों से निकालें, ये इजी मार्क्स फौरन लिया करने हैं। इन्वेंट्री विद कस्टमर आपको ही है या कस्टमर वापस कर गया है, लेकिन फिलहाल आप इस अकाउंट को तो किताबों से खत्म करें ना। ये अकाउंट कितने पे खड़ा है किताबों में? 18 पे। सेल कितनों की बुक की है? 6 की। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 6 की। क्या इन्वेंट्री विद कस्टमर, अभी सबर करो ना, ये इन्वेंट्री कस्टमर के साथ कितनी पड़ी हुई थी? इस अकाउंट को किताबों से पहले मैं खत्म करवा रहा हूं, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट को फौरन खत्म कर देना, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट को फौरन खत्म कर देना है। अब लॉजिक लगाना शुरू करनी है। आप बताएं ये सेल कितनों की बुक की? तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करें, डेबिट करें, कितनों की? 6 की। मेरे हैंड में इन्वेंट्री कितनी वापस आ गई? मेरे हैंड में इन्वेंट्री कितनी? पहले हैंड में जो इन्वेंट्री थी 200, उसके साथ भी तो इन्वेंट्री इन हैंड लिखा था। अब ये फील करें जो लफ्ज मैं इधर यूज कर रहा हूं वही। तो पहले इन्वेंट्री इन हैंड 200 थी, अब इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट हो रही थी 200, अब इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट हो रही है। अब कितनी चीजें मेरे हैंड में आ जाएंगी? इन्वेंट्री इन हैंड, स्टॉक वापस आ गया, कितना? 12। चलें जी, किस किस अकाउंट को खत्म करना है? इसको, इन अकाउंट्स को सोचे बगैर पेपर में खत्म करना है, क्योंकि ये अकाउंट किताबों में आप एग्जिस्ट करने की कोई लॉजिक नहीं है। सेल कितनों की बुक की? तो कॉस्ट ऑफ सेल भी। कितनों के पैसे वापस आ गए? तो 12 की चीजें भी मुझे मिल जाएंगी वापस, इनटू डन। अब आपके मैं 15 मिनट ज़ाया करूँगा, इस जैसे 3 सवाल हम और करेंगे 5-5 मिनट में। अब इस जैसे 3 सवाल हम और करेंगे। जिस तरह हो रही है उसी तरह करो, और 2 काम करो, रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट किताबों से खत्म करो, इन्वेंट्री विद कस्टमर खत्म करो। जो 3 सवाल अगले हैं उनमें अगला ये सवाल है, एज्यूम करें 30th डे पे कितनी चीजें वापस आई? 33। इसको मिटा दूं और
इसको भी मिटा दूं, टीचर होने का फायदा उठा रहा हूं मैं ऊपर वाला नहीं मिटा रहा। टीचर होने का नाजायज फायदा नहीं, जायज फायदा उठा रहा हूं। आप लोग अब अगला सफा निकालें और यहां तक नोट करें। रिक्वायरमेंट बी पूरा पूरा पेपर में करना पड़ेगा, मैं क्या करूं। अगला सफा निकालें, यहां तक नोट करें। वन मिनट और फिर उसके बाद 33 से खेलें। 33 वाली कितने लोगों ने कर ली हैं एंट्रीज? एक दो लोगों ने कर ली ऑलरेडी 33 वाली एंट्रीज। ऑनलाइन वाले हजरात तो देखो, आपको टेंशन नहीं पड़ी हुई, हमें आपसे ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई है और हर वक्त यही फिक्र सवार रहती है कि सिलेबस ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ऊपर ऊपर से तो नहीं कराया जा सकता ना, किसी एक भी टॉपिक में डंडी नहीं मारी जा सकती। इसलिए डंडी मारनी तो फिर बच्चों ने थोड़ी सी डंडी बच्चों ने भी मारनी होती है। थोड़ी सी टीचर मारे, थोड़ी सी बच्चे मार लें तो फिर आई कहते हैं डंडा मारना है। कितने लोगों ने प्लान की हुई है छोटी मोटी डंडियां? हाथ खड़ा करें। कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है? छोड़ना नहीं, टॉपिक का सब टॉपिक छोड़ना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है अब छोटी छोटी डंडियां ना मारिएगा। ओके, अच्छा जी, बी देयर ऑन लॉजिक। थोड़ा सा माइंड देना है आपने। इसको एज इट इज उठा के लिख दें। इस अकाउंट ने किताबों में एग्जिस्ट नहीं करना। मुझे बताएं, मुझे बल्ब कितने वापस आए? 33। कितने वापस आने थे? कितने वापस आ? दिल दुख गया है, हार्ट पेन कर रहा है। तो कितने वापस आने थे? कितने आ गए? कितने ज्यादा आ गए? 15 से सेल कम कर दें। 15 से सेल कम कर दें। अच्छा, आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं, इनके लिए अकाउंट्स कौन से यूज करूं? इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करूं? रिफंड लायबिलिटी। इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करूं? सेल। इसके लिए कैश। ये भी याद कर लें, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। इसके लिए रिफंड लायबिलिटी अकाउंट, इसके लिए सेल अकाउंट और इसके लिए कैश। कितनों का कैश मुझे वापस करना पड़ेगा? 33 का। सेल रिटर्न टाइप समझ लें। अच्छा जी, आप बताएं जी, शुरू कराएं पहले से। कैश कितनों का वापस करूं? 33 का। रिफंड लायबिलिटी किताबों से वो खत्म ही करनी होती है और कुछ नहीं करना बस। और सेल को डेबिट कर दें। यहां से भी एंट्री टैली हो जाती है 15। ये एंट्रीज किससे होंगी? सेल प्राइस से। 13। अच्छा जी, अब इसके लिए कौन सा लफ्ज यूज करना है? कॉस्ट ऑफ सेल। इसके लिए कौन सा लफ्ज यूज करना है? इसके लिए इन्वेंट्री विद हैंड। इन्वेंट्री विद
मेरे पास आ गई ना इन्वेंट्री इन हैंड और इन्वेंट्री इन हैंड, और ये इन्वेंट्री विद कस्टमर, इसके लिए अब ये लफ्ज यूज करना है। तो अब आप आ जाए इधर, इन्वेंट्री इन हैंड कितनी वापस आ गई, इन्वेंट्री इन हैंड जो लफ्ज पहले इसके लिए यूज किया था, ठीक है। आपको एक हिंट दे देता हूं, चलो छोड़ो, कैश लिखने का होना, इन्वेंट्री इन हैंड, उसके बाद सेल कम करनी है, क्या मतलब कॉस्ट ऑफ सेल भी कम करनी है जी। इस अकाउंट को फौरन खत्म कर दिया करें किताबों से, ये वाले 18 चलें 250 250 250 82 40 500। सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी ना। एंट्रीज बड़ी छोटी छोटी सी हैं, आसान आसान सी है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ब्लंडर मार के आ जाते हैं इस आसान सवाल में, क्योंकि आप देखें थोड़ी सी हल्की सी ट्रिकी, जरा गलती का चांस नहीं है, आसान सा है सारा। अच्छा जी, अब सेल बोल दो यार, P&L सेल सही है। सेल बुक कितने से हुई, सेल रिवर्स 66 P&L कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट कितने से हुई, और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कितने से हुई, 41 ग्रॉस प्रॉफिट। जी ये वाली वर्किंग करेंगे फिर एंट्री। अगर टैक्स वालों ने कहा कि सेल तब बुक करना जब रिफंड वाली अमाउंट क्लियर हो जाए, पता चल जाए, तो फिर अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट उल्टा के, ये अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, वो IAS 12 जिस मर्जी के साथ आ जाए, मेहरबानी। तो अकाउंटिंग वालों के P&L में हमें बस पता होना चाहिए क्या जाना चाहिए। ओके नेक्स्ट, बैलेंस शीट में कितनी इन्वेंट्री जाएगी, प्लीज कोई ब्लंडर ना मारना, इन दोनों को नेट ना कराना बोंगो, इन दोनों को नेट ना कराना। ये इन्वेंट्री इन हैंड पहले इन्वेंट्री अकाउंट में कभी पड़ी होगी जब खरीदी होगी, ये 50,000 उससे कैंसिल हो जाएगा। बैलेंस शीट में अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सिर्फ 33 यूनिट्स ही पड़े हुए हैं, तो बैलेंस शीट्स में अल्लाह का शुक्र है अब ये नेटिंग की जरूरत नहीं, वो P&L था फॉर द ईयर। तो बैलेंस शीट में एज ऑन इन्वेंट्री, वो बोंगे मार रहे हैं, पता चले नेट दो चीज़ों को नेट कर रहे हो, ये बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जाएगी। बैलेंस शीट में मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री जा सकती है, 33, जो हमें वापस आ गई है। ये ऊपर वाली इन्वेंट्री किससे कट गई होगी, जब कभी खरीदी होगी ना, जब कभी खरीदे होंगे या बल्ब बनाए होंगे। इस 50 और 8250 को नेट ना कीजिएगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 करें। पेज नंबर यार बताओ मुझे, 50
अल्लाहु अकबर। List the 5 steps to be involved in recording revenue. Identify the contract, identify the separate performance, obligations. वो पैरा नंबर देख लीजिएगा घर में, मैं आपको दिखा दूंगा वो पैरा नंबर। ये 5 चीज़ें हैं। इन द एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू। ऑन यकम जून 2018 रावी लिमिटेड। 3 मिनट है। रिक्वायरमेंट ए कर दें, रिक्वायरमेंट 1। 3 मिनट है। पेज छोड़ें परे, यहीं से सवाल देखें बस। 3 मिनट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर दें। ऊपर लिखना फिगर खुद ही पता चल जाएंगे। सीड, सेंट, सोल्ड, हेडिंग में सेंट, सोल्ड, फिगर तो खुद ही पता चलेगा। कल टेस्ट फाइनल अकाउंट। कल का भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर्स का। बड़ा कमाल सवाल है फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर्स का। ये किसने क्रीम रखी हुई है? ये क्रीम है क्या है? बोतल का ढक्कन है। धोखा। तहज्जुद की नमाज में नूर है, ब्यूटी क्रीम में नूर है। अच्छा जी, गोरा होना और चेहरे पे नूर होना, इसमें फ़र्क है। छोटी बात, कौन सी बातें शुरू कर दी हमने? भी छोड़ें। ओके, कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व कर ली है कि इसने बड़ी मज़े की बात की है? इसने जो अंदाज़ा है वो नीचे दे दिए और जो वापस आए हैं वो ऊपर दे दिए हैं। तो बस अंग्रेजी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर तो कोई मसला नहीं। ऑन यकम जून रावी लिमिटेड डिलीवर 500 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बस ना, खत्म है, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास जी। कितने डिलीवर हो गए? 500 टू ब्रेवो लिमिटेड at ₹200 per unit sale price. Brevo immediately paid the amount and obtained control upon delivery. BL is allowed to return unused goods within 30 days and receive a full refund. RL cost of product is 150 per unit and it's uses perpetual system, यानी cost of sale debit inventory credit वाली एंट्री भी करनी है। On 30 जून BL returned 20 यूनिट्स। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। यहाँ लिखा था, कितने लोगों ने हाथ खड़ा करें? यहाँ लिखा था 20। कहाँ लिख दिया था? यहाँ लिख दिया था। अच्छा, अभी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। ऑन 30, अच्छा ये बनाए नहीं, डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, डायरेक्ट आना क्लास के बाद मेरे पास। ऑन 30 जून 2018 BL रिटर्न 20 यूनिट्स। ये एक्चुअल रिटर्न है या ये अंदाजा है? अंदाजा इस सवाल में नीचे दिया हुआ है।
उधर रिक्वायरमेंट से ऊपर दिया था अंदाजा, इधर रिक्वायरमेंट के नीचे दिया हुआ है। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ आप सीए कर रहे हैं। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज ऑन 1 जून एंड ऑन 30 जून, assuming based on past experience we estimate that 5% will be returned। हमारा अंदाजा क्या था? हमारा अंदाजा था कि 25 वापस आएंगे। 500 माइनस पंजी, बाकी छोड़े, नीचे मुझे नहीं चाहिए अभी, मैं पहले ऊपर वाली एंट्रीज कर लूं। हाँ जी, कैश कितना का आएगा? सेल, रिफंड लाइबिलिटी 25, 200 200 200 95,000